नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आमिश में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल शाम को ही सिलेबस जारी कर दिया गया था। जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 3rd ग्रेड की या अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा, जो प्राथमिक लेवल के लिए और उच्च प्राथमिक लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए होने वाली है, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। और नोडल एजेंसी जो बनाया गया है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जैसा कि आप सभी को पहले से भी पता था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही पेपर आयोजित कराएगा, जो कि जनवरी में प्रस्तावित है और लगभग चांस ये है कि जनवरी में एग्जाम हो जाएगी। अब सभी ने सिलेबस कल देख लिया होगा, और कोई विद्यार्थी अगर किसी कारण से नहीं देख पा रहा है तो वो सिलेबस देख लेना। मेरे पास भी आप सिलेबस का प्रिंट निकलवा हुआ है, तो हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, या सिलेबस में कौन कौन से बिंदु ऐसे है जो पिछले वाले सेम है, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने जो चर्चा भी सुन ली होगी, अधिकांश अध्यापकों ने वीडियो भी बना दिए हैं, डाल दिए हैं, यूट्यूबर वालों ने डाल दिए हैं, तो आपने चर्चा भी सुन ली होगी। कुछ अध्यापक तो तुरंत वीडियो ले आते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं है। मैं सबसे बाद में वीडियो लेकर आता हूँ, आराम से जब समय हो पूरा एनालिसिस करने के बाद में वीडियो बनाता हूँ। मैं पहले एक स्टूडेंट की दृष्टि से सोचता हूँ, उस पर हर चीज को कहाँ से पढ़ना है, किस चैप्टर को किस बुक से कवर करना है, इस प्रकार की पूरी बातें सोचने के बाद, पूरा सिलेबस को देखने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं मैं जल्दबाजी में आपकी वीडियो कभी नहीं लेकर आता। मैं आप जब सिलेबस आया है उसी टाइम ये वीडियो बनाने लग गया, बुक्स बताने लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हम बात करेंगे। और पता है मेरे को कुछ विद्यार्थी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मन तो नहीं था आज वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे सर आपने बताया नहीं सिलेबस के बारे में वगैरह, कहाँ से पढ़े, ये सब पढ़ेंगे, कॉमेंट आएंगे। उससे पहले मैं आपको स्वयं बता दूँ, कल जैसे ही सिलेबस आया टेलीग्राम पर मैसेज पे मैसेज आने लगे कि सर आईसीटी कहाँ से पढ़े, शैक्षिक परिदृश्य कहाँ से पढ़े। मैं उनको ये बताना भूल गया कि मैं अभी तक सिलेबस मैंने देखा ही नहीं, उस टाइम मैसेज आने लगे। मैंने खुद नहीं सिलेबस नहीं किया। मैंने पहला मेरा काम होता है, कोई भी सिलेबस आए, कोई आंसर की आए या कोई पेपर आए, सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करूँ, आप सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करूँ, उसके बाद मैं स्वयं देखता हूँ आराम से अपने बैठ के। तो कुछ विद्यार्थी तुरंत मैसेज करने लगे। तो यार एक आप भी बताइए, आप अगर सिलेबस ही नहीं देख पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे, वो क्या बताएगा टीचर? तुरंत आपको उसको पूछ रहे हो कि ये कहाँ से पढ़े, तो क्या बताएगा? कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मैसेज करके परेशान भी ना करें और बार बार कमेंट भी ना करें, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आराम से एक एक टॉपिक पर एक एक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। मैं खुद भी साइंस मैथ की तैयारी कर रहा हूँ, तो साइंस मैथ के बारे में तो आप विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पे। बाकी अध्यापक अपनी दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से सोच रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट की दृष्टि से सोच रहा हूँ आपको। क्योंकि कोई भी कोचिंग वाला हो, देखो कोई भी अध्यापक है, कोई भी कोचिंग वाला हो, अपनी तैयारी अपनी करेगा। हर जैसे कोई मान लो अगर साइको का टीचर है तो वो अपनी साइको बताएगा, दूसरा टीचर है वो अपनी बताएगा, या कोई कोचिंग से जुड़ा हो तो अपनी कोचिंग का बताएगा। मैं एक निष्पक्ष तरीके से आपको हर ऑलराउंड में जो भी है उन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं ऐसा कोई नहीं है, मेरा खुद पर्सनल है तो ऐप है ना, मेरा कोई चैनल है, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और जो मेरे को बेस्ट लगता है। और मैं वो भी नहीं बताता आपको जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने पढ़ रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। और उसमें मेरा जो विश्वास है, क्योंकि मैंने अगर मैं बुक देख के आपको बता सकता हूँ कि इस बुक में से क्या क्या चीज़ें अच्छी है, क्या नहीं है, क्या कमी है, वो चीज़ें मैं आपको एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको पता होगा परीक्षा 300 अंकों की होगी और 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित है। मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक है। मतलब जो रीट का पेपर हुआ 150 का, वैसा ही पेपर होने वाला है। आपके जो विषय आती थी, जो लैंग्वेज आती थी साइंस मैथ वालों के लिए, वहां की जगह आप जीके मान के चलिए 60 नंबर का, और 120 नंबर का जीके आएगा, वो 60 क्वेश्चन वहां पे हो गए। बाकी साइको का पोर्शन 30 है, उसमें आईसीटी शैक्षिक परिदृश्य आरटी अलग से जोड़ दिया 10 नंबर का, या जो 10 या 20 नंबर की आरटी अलग से आएगी तो आप साइको में ऐड कर लो। ऐसे अगर बात करें हम, और 60 नंबर की आपकी पहले भी आती थी साइंस और मैथ, तो आपके साइंस वगैरह वही आने वाली है, आपकी साइको भी आने वाली है। मतलब जो बीच वाला पोर्शन है उसको हटाकर जीके जोड़ा गया है, इतना से ज्यादा चेंज नहीं है। मतलब 150 प्रश्न है, 150 मिनट है, और नंबर है 300, और ऋणात्मक अंक है 1/3, माइनस मार्किंग है। ये इस बात को आपके ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी माइनस मार्किंग है इस बार। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने जो पिछली बार जो 150 से 150 क्वेश्चन करने का जो मेथड बना रखा है, जो जिस राह पर आप चल पड़े हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको टेस्ट सीरीज इसलिए देनी होगी, अभी नहीं देनी है, अभी आपको सिलेबस करना है, उसके बाद आपको बार बार टेस्ट सीरीज देनी होगी, ताकि आपको ये आइडिया लगा सके कि आप 70, 80%, 90% प्रश्न कर रहे हैं, तो आप फालतू 10% प्रश्नों में मत उलझे। ऐसा आपको आइडिया लगाना होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग का पेपर है और अधिकांश विद्यार्थी माइनस मार्किंग की वजह से बाहर हो जाते हैं। आपको पता होगा 150 में से 150 प्रश्न करके आ रहे थे वहां पे, जितने सही हो रहे हैं उतने सही है।
लेकिन यहाँ पे माइनस मार्किंग है। थोड़ा आराम से इस चीज़ को, पेपर को बाद में हम बात कर लेंगे। और बार बार देखो मैं वीडियो भी नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ और आप सभी को पता है कि जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसके लिए इतना समय नहीं होता कि वीडियो बना पाएँ। तो वीडियो आपको भी पता है, वीडियो बनाएं, डालें, अपलोड करें, एडिट करें, ऐसा मेरे को टीम तो है नहीं, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं लेकर आऊँगा। बाकी आपको आज बता रहा हूँ, आप वैसे तैयारी कीजिए। कोई चीज़ ऐसी होगी जैसे ICT वगैरह का है या कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने बनाया है, जो बहुत बढ़िया से बनाया है और जिससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है, वो मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम में टारगेट विद एमएस, जो मैं कमेंट बॉक्स में आपके पिन कर दूंगा लिंक, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। टारगेट विद एमएस नाम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल। उस पर मैंने अभी कल वो राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं हैं वर्तमान में जो चल रही है 2012 से लेकर वर्तमान तक जो योजनाएं चल रही है राजस्थान सरकार की, उन योजनाओं की PDF डाल दी है, आप निकलवा लेना। मैंने पहले भी डाली है 1-2 बार, उसमें से अधिकांश प्रश्न आने, क्योंकि योजनाओं का आपके करंट में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी में लिखा हुआ है, शैक्षिक परिदृश्य में लिखा हुआ है, अधिकांश योजनाओं के बारे में कहा गया है। तो अभी सामान्य ज्ञान में भी राजस्थान की योजनाएं लिखी हुई है, तो इस प्रकार के क्या प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। और आपने पीछे देखा होगा RS का जो पेपर हुआ था परी, उसमें 15 प्रश्न योजनाओं की पूछ ली थी। अभी लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें 8 से 10 प्रश्न योजनाओं की पूछ ली थी। तो अधिकांशतः योजनाओं, और आपने देखा होगा इस सरकार का एक एजेंडा है कि ये योजनाओं पर ज्यादा प्रश्न पूछ रहे, मतलब उनको करंट से कोई मतलब नहीं। ये जानकारी होनी चाहिए विद्यार्थियों की कि कौन सी योजना चल रही है वर्तमान में, इसका कम से कम तो उनको नॉलेज हो। तो योजनाओं पर ज्यादा, करंट में योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिए उनके बारे में भी। और बाकी हम देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीके है, राजस्थान जीके में पहले भूगोल का पोर्शन दिया गया है, भौगोलिक। और भूगोल में क्या दिया गया है, जो सिलेबस भूगोल का आमतौर पर होता है वही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, अलग से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वही सिलेबस है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, आप इसमें से पहले आप अक्षांश देशांतर वगैरह वो भी पढ़ना है, आपको सीमाएं पढ़नी है, विस्तार पढ़ना है। इसके बाद भौगोलिक स्वरूप में आपके जो भौतिक प्रदेश वगैरह का पार्ट है वो पढ़ना है। इसके बाद मानसून तंत्र है, जलवायु है, जलवायु आप पढ़ते हैं, कोपेन का वर्गीकरण वगैरह, थ्रोनथवेट, त्रिवार्ता का वर्गीकरण है। ये चीजें अभी जो अधीनस्थ बोर्ड में जो ट्रेंड करे, ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो जो भर्ती परीक्षा करवाने वाली एजेंसी है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो एग्जाम किस प्रकार के ले रही है, उसका आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इतना भी आपको लोड नहीं लेना है कि अधीनस्थ पेपर करा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है अधिकांश टीचर यही करते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड पेपर बना रही है, अधीनस्थ बोर्ड RSS पेपर बना रही है, इस प्रकार का पेपर आता है, हार्ड आता है, ऐसा आता है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो पहले ही मोरल डाउन हो जाता है उनका, और वो सोचते हैं कि अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड में हमने पिछली पेपर दिया था, वो इसमें नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच लेते हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा इतना भी पेपर हार्ड नहीं बनाती। आपने देखा होगा पेपर अकॉर्डिंग बनाया जाता है एग्जाम के, ऐसा नहीं है आपके हर पेपर हार्ड ही बना रही है। अभी आपने पशुधन सहाय का पेपर देखा होगा, उसमें जीके देखा होगा, आपको आराम से 40% आए थे, 40% आप आराम से कर दोगे, 38% 39% कर दोगे। आपने अभी पहले हुआ था थोड़ा दिन पुस्तकालय अध्यक्ष का पेपर हुआ था, उसमें आपने पेपर देखा होगा, इजी आया था। अभी वीडियो का पेपर थोड़ा ठीक आया, उसमें भी कुछ प्रश्न इजी थे, कुछ हार्ड थे। अभी लेब असिस्टेंट का पेपर है, उसके आप राजस्थान जीके देखिए, उसमें चलो भारत का जीके था और आपके ये करंट ज्यादा पूछा गया, 25% करंट के थे, 25% आपके भारत का जीके था। तो आपके बाकी 50% जो राजस्थान जीके का है वो आप प्रश्न देख उठा के कितने इजी प्रश्न आए। तो ऐसा भी नहीं है कि हर एग्जाम हार्ड लेती है, वीडियो है, पटवार है, जो एग्जाम लेने वाली है, जो अच्छे एग्जाम होते हैं, बड़ी एग्जाम होती है, ज्यादा विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के पेपर लिए जाते हैं और उनके गुड प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तृत रूप से गहनता से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी कि आपके पेपर ऐसे हार्ड ही आएगा, या आपकी दो धारणा बनाई जा रही है ना नेगेटिव लोगों के द्वारा, या कोई भी हो जो आपके नेगेटिव है, जो धारणा बना रहे हैं ना आपकी गलत, इससे क्या होता है आपके मोरल डाउन होता है और आप तैयारी नहीं कर पाते। आप सोचते हैं, यही सोचते हैं कि ये नहीं, ये प्रश्न नहीं आएगा, ये इजी है, ये नहीं आएगा। कोई सा प्रश्न आ सकता है, ये कोई इजी हार्ड नहीं होता, यहाँ पे प्रश्न कोई सा भी आ सकता है। दूसरा बात, आप लिंक करना सीखें। अगर आप लिंक करना सीख गए तो उसके बाद कोई सी भी अधीनस्थ बोर्ड से हार्ड पेपर बना ले, जितना भी हार्ड पेपर बना ले, कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको लिंक करना आ रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को लिंक करना नहीं आता, लिंक नहीं कर पाते, चीजों को लिंक नहीं कर पाते तो दिक्कत होती है बस। बाकी यही है, वो तर्क पर आधारित पेपर बनाता है, सीधा फैक्ट नहीं पूछता, क्योंकि आप फैक्ट तो आपको पता हो वन लाइनर भी आजकल आती है, ऑप्शन पढ़ के भी लोग जाते हैं। तो सीधा अगर मान लो फर्क करना है विद्यार्थियों में, तो पेपर थोड़ा लेवल का हो तभी अच्छा लगेगा। और रीट के जैसे पिछली बार रीट का पेपर दिया था वैसे पेपर दोगी, कोई भी एग्जाम करवाएगी जो नोडल एजेंसी है वैसा पेपर देगी, तो आपको भी पता है कट ऑफ हाई जाने वाले, फिर कट ऑफ को लेकर हो गया। तो पहले है पेपर थोड़ा सा लेवल का है, तभी मजा है पेपर देने में, नहीं तो क्या मजा है पेपर देने में, कि आपकी तैयारी का क्या
मतलब है कि आप कितनी तैयारी कर पा रहे हो, कितना लेवल तक पढ़ रहे हो, क्योंकि इजी पेपर आएगा तो सब बराबर सा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपको भ्रमित नहीं होना है कि पेपर इतना हार्ड आएगा वगैरह, नॉर्मल पेपर आएगा, मीडियम लेवल का पेपर आएगा। और जहाँ तक मेरे को आइडिया है पेपर ऐसा ही आएगा जो अभी लैब असिस्टेंट वगैरह में आए थे, ऐसा ही पेपर आएगा, कोई इतना लोड लेने वाला बात नहीं है। तो देखो इसमें अपवाद तंत्र दिया गया है जिसमें झीलें हैं होगी, राजस्थान की खारे पानी और मीठे पानी की झीलें हैं, जितनी भी नदियां हैं, बांध है, एनीकट है, जल संरक्षण विधियां और जो तकनीकियां हैं, जो नलकूप, कुएं वगैरह, इनके बारे में जल संरक्षण हो रहा है तो इनके बारे में पूछा गया है। राजस्थान की वन संपदा के बारे में है, वन्य जीव जंतु जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में है, मृदा और मृदा संरक्षण, जैसे आपको यो UDAR के जो चल रहा है, USDA का जो वर्गीकरण चला, वर्टिसोल वगैरह है, एल्पिसोल है, इंसेप्टिसोल है, ये मृदा वगैरह का आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेंड चल रहा है अभी। प्रमुख फसलें पूछी जा रही है, जनसंख्या घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात ये हो गया, जनजातीय जनजातीय क्षेत्र है, धात्विक अधात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन स्थल है, राजस्थान में यातायात के साधन है। देखो इतना तो भूगोल का पोर्शन है। आज अगर आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान आगे और पढ़ोगे तो वहां पे देखो प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र दिए गए। ये दोनों टॉपिक आप भूगोल में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप उद्योग भूगोल में पढ़ते हैं और लगभग अनुसंधान केंद्र है, जो आपके जितने भी अनुसंधान केंद्र है वो आप भूगोल में पढ़ लेते हैं अधिकांश। तो आप इन दोनों टॉपिक को भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। ये आपका भूगोल का सिलेबस है। अब इतिहास एवं संस्कृति के बारे में क्या गया है, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, और सभ्यता भी आपके कालीबंगा, आहट, गणेशपुर, बालाथल और बेराट, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में वही दी गई है, आगे इत्यादि लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सभ्यताएं पूछी जाएगी, मतलब ये मुख्य मुख्य सभ्यताएं हैं। अब जो मुख्य मुख्य लिखी हुई है उनके बारे में तो आपको विस्तृत चर्चा करनी है, विस्तृत रूप से पढ़ना है। बाकी आपको पता होनी चाहिए कि बस सोती सभ्यता कहाँ पे है, या कोई रंग महल कहाँ पे है, मतलब छोटी छोटी सभ्यताएं जिसमें मान लो इसमें विराट तो लिखी हुई है, इसमें भागोड़ नहीं लिखी हुई, तो इनका आपको पता होना चाहिए क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, कहाँ पे है, कैसा है, क्या कुछ विशेष बात हो तो इनकी भी आप देख लेना इत्यादि में। इनको तो फोकस करना है, इसके साथ आप छोटी छोटी बातें कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब ये एक टॉपिक लिखा है जिसमें लगभग इतिहास आ गई। आपके नीचे वाले टॉपिक में क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सब तो आपकी, और किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये सब तो आधुनिक आ गया इतिहास में। और जो प्राचीन इतिहास है उसमें सभ्यताएं दे दी और प्रमुख राजवंश और ऐतिहासिक घटनाएं दे दी। इसका मतलब संपूर्ण हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री का सिलेबस इतना ही होता है। अब इसने कोई जैसे सेकंड ग्रेड में सिलेबस एकदम फिक्स होता है कि ये टॉपिक आएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं किया है। राजवंश संपूर्ण राजवंश है, इसका मतलब आपको पूरे राजवंश पढ़ने हैं। अब विद्यार्थियों की दिक्कत हो जाएगी कि सर पूरे राजवंश कैसे पढ़े, इतनी बड़ी राजवंश है तो इसके से अच्छा है पूरा ये बाकी चीजें कवर कर लें। तो देखो आपको हिस्ट्री में राजवंश वगैरह पढ़ने हैं। अब जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, बीकानेर है, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और आमेर, ये चार तो मुख्य राजवंश है। इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा क्या है आपके, जैसे आप अगर गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हो तो गुर्जर प्रतिहार में जो कोई बढ़िया शासकार है, जैसे नाग पठार है या आपके जो बाहुकार है उसका शिलालेख है जैसे, तो इस प्रकार के जो कोई बढ़िया प्रश्न है, मान लो कोई राजा इंपोर्टेंट है तो आप उनमें वो ध्यान रख लो। मतलब आपको पूरे राजा रखने से अच्छा है, आप जो मान लो ये गुर्जर प्रतिहार वगैरह हार्ड लगते होंगे आपके, तो आपको इनमें से जो राजा इंपोर्टेंट है वो ध्यान रख लो। बाकी अलवर वाला है, उसकी स्थापना किसने की, ये कब अलग हुआ, कब बना, ये चीजें आप मेन ध्यान रखें। बाकी ज्यादा अलवर, सिरोही वगैरह में इसमें है नहीं, बूंदी में नहीं है, कोटा में, झालावाड़ में, ये इन सब रियासतों में ज्यादा कोई बड़ा है नहीं। वागड़ में आप देख लो, मतलब इनमें तो आपको क्या सामान्य बातें ध्यान रखनी है। बाकी ये चार राजवंश है। इसके अलावा आप चौहान राजवंश पढ़ेंगे तो चौहान में जैसे विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज तृतीय है, ये जो मेन इंपोर्टेंट चीजें, जो इंपोर्टेंट राजवंश में इंपोर्टेंट राजा हुए हैं उनके बारे में आप पढ़ लो। पूरा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी तो देखो अगर पूरा पढ़ो तो आप पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन ये चार राजवंश मैंने बताया जो मुख्य मुख्य राजवंश है आपकी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और आमेर, ये चार राजवंश है और इनका संबंध मुगलों से। इनको तो आप विस्तृत रूप से पढ़ना ही पढ़ना, मतलब इनके बारे में तो आपको गलती नहीं करनी है, इनको तो पूरा पढ़ना आपको, क्योंकि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, सांगा है, इधर आपके मालदेव है, राव जोधा है, बीकानेर के राय सिंह है, यहाँ के चंद्रसेन है, इसके बाद आमेर के जो शासक है, इनके से क्या ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड भी है, इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं राजाओं का ज्यादा पूछा जाता है। तो आप इनको तो अधिकांश तक पढ़ना ही पड़ता है। आपको बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे। तो इसके अलावा आपके राजवंश हो गया, स्थापत्य कला है जिसमें किले, स्मारक, बावड़ियां, हवेलियां, ये सब आप पढ़ते रहे। मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य हैं,
सांस्कृतिक परंपराएं विरासत है, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख व्यक्तित्व है, वस्त्र आभूषण है, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प है, 1857 की क्रांति है और राजस्थान के संदर्भ में क्रांति है, और जनजाति और किसान आंदोलन और प्रजा मंडल और राजस्थान का एकीकरण। ये आपकी चीजें हैं कला संस्कृति में दी हुई और आपकी हिस्ट्री में दी हुई। ये पोर्शन दिया गया आपकी हिस्ट्री और कला संस्कृति का। अब देखो ये पढ़े कहाँ से, एक आपकी राजस्थानी भाषा दिया गया है, जो हम राजस्थानी भाषा हम कला संस्कृति में पढ़ते थे पहले, वही आपको अलग कर दिया है इसका। मतलब आपके राजस्थानी भाषा के प्रश्न ज्यादा आएंगे, इस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि ताकि विद्यार्थियों को फोकस रहे कि अपनी भाषा पर भी ज्यादा फोकस करना है। बाकी आप कला संस्कृति में ये चीजें पढ़ रहे थे, जैसे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां आप पढ़ रहे थे, प्रमुख राजस्थानी कृतियां कौन से, साहित्यकार कौन से हुए हैं, और संत साहित्य, लोक साहित्य, ये आप पढ़ रहे थे। संतों की जो साहित्य है, लोक साहित्य है, ये आप पढ़ रहे थे, तो आप पहले से पढ़ रहे थे ये चीजें। तो अब वापस इनको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा क्या आप इन पर ज्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करना, ताकि कोई भी प्रश्न आपका राजस्थान साहित्य में गलत नहीं हो, क्योंकि अधिकांश से जहां तक अनुमान है 9-10% आने की संभावना बन रही है। कि इस प्रकार से आपने 4 टॉपिक डाले हैं, तो 4 टॉपिक में अगर 2-2 प्रश्न भी डाले तो आपके 8 प्रश्न होते हैं। तो आप इस प्रकार से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो राजस्थानी भाषा, दूसरी बात राजस्थानी विद्यार्थियों को, जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनको फायदा देने की कोशिश की जा रही है अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस प्रकार के प्रश्न डाले जाएंगे। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब आगे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी आपकी जो 50 अंक है, उसमें सामान्य ज्ञान में भी कुछ चिन्ह दिए गए, जैसे प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी है, राजस्थान की प्रसिद्ध नगर एवं स्थल है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। देखो इस एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें आपको पूरा राजनीति नहीं पढ़नी है। आप सोचो कि राजस्थान के संदर्भ में पूरी राजनीति पढ़ जाए, ऐसा पढ़ें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर 1 प्रश्न 2 प्रश्न आ भी गए तो इतना ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि अभी वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, और जो मतलब पहली बार मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुके हैं गहलोत जी, या 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, इस प्रकार के जो सामान्य आपकी बातें होती है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं, आपको देखो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, यहाँ भी योजना दी, करंट में योजना दी है, तो इस प्रकार योजनाओं से ज्यादा प्रश्न होते हैं। अब देखो राजस्थान की जो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, सामान्य ज्ञान, ये चैप्टर है वो लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी। लेवल 2 में आप कोई से भी एग्जाम से, कोई भी विषय से आप एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में ये शामिल है। तो इनके लिए आपको देखो, एक तो 9th-10th की जो बुक्स आती है, अभी जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चल रही है 9th और 10th की, अभी रेट में भी प्रश्न पूछे गए थे, और अभी लेब असिस्टेंट के एग्जाम में भी आप देखोगे तो प्रश्न इससे पूछा जा रहा है। तो आपको इन बुक्स से, ये बुक्स भी आपकी इसे कम नहीं है। जो ये बुक्स लिखी गई है, ये जो आपके दोनों बुक्स है, एक तो ये और एक ये आपकी दोनों जो पुस्तकें लिखी गई है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो आपके हुकमचंद जैन की किताबें आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उससे लिखी गई है। तो ये किताबें आप ऐसा मत समझिए कि एकदम इजी है, आपको लग रहा है कि इससे प्रश्न आ रहे हैं, तो प्रश्न इससे भी आ सकते हैं और हुकमचंद जैन वाली पुस्तक से भी आ सकते हैं। तो दोनों सेम सी पुस्तकें हैं, उसी में से ये पुस्तकें अधिकांश सार लिया गया है। तो ये सार आप पढ़ लें, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको तो आपकी दोहराई नहीं, लेकिन ये आपकी सफिशिएंट नहीं है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो आपको एग्जाम के लेवल से और जो विद्यार्थी बाकी पढ़ रहे हैं उनके लेवल से आपको 2 कदम आगे तक पढ़ना है। तो ये तो सभी पढ़ रहे हैं 9th-10th वाली बुक, तो आपको थोड़ा सा अबोव चलना है। इसके लिए आप कोई सी भी आप गाइड ले आना, जैसे पेनोरमा की है या किसी अदर, जैसे मान लो ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें चल रही है, तो हुकमचंद जैन है, आपके हरिमोहन सक्सेना की भूगोल की किताब आती है, तो इन सब में से आप ये टॉपिक तैयार कर लेना, जिससे कि आप अभी आप पहली बार पढ़ो ना, तभी आप इस प्रकार से पढ़ना, ताकि अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप ऑप्शन कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ा हुआ नहीं है, वो प्रश्न आ रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, अगर कोई फैक्ट अगर पढ़ा हुआ है और उसमें आपको 3 फैक्ट आ रहे हैं तो आप ऑप्शन कर दोगे और उसका आंसर निकाल सकोगे। अगर आपका बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उससे ऑप्शन नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा अबोव लेकर चले। ये बढ़िया किताबें हैं, शानदार किताबें लिखी हुई है, इनको आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा सा अबोव लेकर चलना है। जैसे कोई भी पेनोरमा है, या भूगोल के लिए पेनोरमा थोड़ी सी आपकी डीपली पड़ जाएगी, तो आप थोड़े से कोई और एग्जाम, कोई मान लो किसी के भूगोल की कोई अच्छी पुस्तक आती है मार्केट में, तो आप वो ले आना। अब इसके अलावा आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला चैप्टर दिया गया है, इसमें शिक्षण अधिगम की नवाचार है, केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्कूल मैनेजमेंट दे दिया है इन्होंने और संबंधित समितियां दे दी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दे दी है 2020 की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो देखो राजस्थान जो शिक्षा नीति है 2020 वो आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, ज़्यादा बड़ी शिक्षा नीति है नहीं। इसके अलावा शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है वो भी आप साइको वगैरह में, या शिक्षण अधिगम की नवाचार तो आप शिक्षण विधियों वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं,
तो ये भी पढ़ा हुआ है। ये विद्यालय प्रबंधन और जो केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा है। तो आपको जब अगर अभी आप मेन चीज़ पर जीके पर और आपके सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, जैसे ही मार्केट में किताबें बहुत सारी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि ये तो देखो ये जो आपके शैक्षिक प्रदेश वाला है, इसमें आपने कुछ तो पढ़ रखा है। एक एस यादव सर की जो किताब आई है अभी फर्स्ट ईयर के लिए, वो आपके लिए पर्याप्त, इस पर तो आपका उसका मैटर ज़्यादा हो जाएगा। आपको कुछ सामान्य बातें पढ़नी है इसके बारे में, ज़्यादा इतना अधिकांश बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें, शैक्षिक प्रदेश में उलझना नहीं है। तो आप पहले आप मेन चीज़ों पे फोकस कीजिए, जैसे राजस्थान जीके है, आपके पास जो सब्जेक्ट है उन पे फोकस कीजिए। इनके लिए बहुत सारी किताबें आएगी मार्केट में, आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट में इतनी सारी किताबें आ जाएगी कि आप पहले कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, वही टॉपिक पहले उठाते हैं जो आपको नहीं आ रहा, मतलब शैक्षिक प्रदेश से पहले उठाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको जो किताबें आएगी मार्केट में तो आपके पास भी आ जाएगी, और आप किताब ले आना, कोई ऐसे यादव से निकाल देंगे, बहुत बढ़िया किताब है। बाकी नहीं तो साइको वगैरह वाले टीचर भी निकालेंगे किताबें अपनी, तो उसमें किताब आएगी। तो आप, और अगर मैं को नोट्स वगैरह बनाऊंगा तो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा इनके, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में भी है, और राजस्थान का जो 2011 में वापस संशोधन करने के बाद जो 10 अध्याय और 29 धाराओं वाला है वो भी इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपके ना जो शैक्षिक प्रदेश से करवाएगा वो ही आरटी डालेगा। और अभी ऐसे यादव सर की किताब आई है ना, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आपके पास किसी मित्र के पास ऐसे यादव सर की किताब है तो उससे आप आरटी के पेज की फोटो कॉपी निकलवा लेना, शायद 20 पेज या 28 पेज है, फोटो कॉपी करवा लेना, जिससे क्या आपके बहुत अच्छे से ये चीज कवर हो जाएगी आरटी वगैरह। समसामयिक विषय जो करंट है, मैंने अभी पिछले 6 महीने की जो आपके राजस्थान के संदर्भ में जो करंट है, इसमें लिखा है राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, तो मतलब राजस्थान के संबंध में जो करंट है, क्रोनोलॉजी वाली है, उनको मैंने एक पीडीएफ बना के डाल दिया, आप प्रिंट निकला सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट की आ रही हैं उनकी मैं कंटिन्यू आपको डाल दूंगा दिसंबर तक, जैसे जैसे पीडीएफ आएगी हर साल हर मंथ की आएगी, वैसे मैं क्रोनोलॉजी आके डाल रहा हूँ। और आप नहीं तो 6 मासिक की या वार्षिक की आप किताब ले आना और वहाँ से आप पढ़ लेना करंट। और करंट आप ध्यान देना, करंट केवल इतना ही नहीं है, आप मान रहे हो कि करंट इतना ही आएगा, इतना ही करंट नहीं है। करंट में आपकी बहुत चीजें आएगी, जो योजनाएं हैं वो अलग अलग जगह डाली गई है, तो वो आपके करंट की योजनाएं हैं। अब जरूरी नहीं आप अब 2012 में कोई योजना है तो वो करंट की नहीं है, इसका मतलब कहीं भी डाल दो, जैसे घर घर औषधि योजना, इस प्रकार की जो योजना आई है, ये सॉरी अब ये घर घर योजना वर्तमान की है 2021-22 की है। आपके वो पहले आई थी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2012 में आसपास आई थी, लेकिन अभी तक वो योजनाएं पूछी जा रही है परीक्षा में। तो ये योजनाएं आप करंट में नहीं मानोगे तो आप कहीं भी आओ तो वो प्रश्न आपके आएंगे। तो आपकी योजनाओं वगैरह पे और करंट वगैरह पे ज्यादा फोकस करना आपको। ये आपकी होगी समसामयिक घटनाएं। इसके बाद हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले मनोविज्ञान पर डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके सबके कॉमन है, और आईसीटी पर डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद हम बात कर लेंगे गणित और विज्ञान के बारे में। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट में अपना अपना सिलेबस आया है, और आपने देखा होगा ज्यादा अधिकांशतः विद्यार्थियों की कॉमेंट आ रही थी कि साइंस करते हिंदी में तो सिलेबस कम आया है। तो ये विद्यार्थी उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपटीशन इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपका कंपटीशन साइंस वालों का साइंस वालों से, साइंस और मैथ वाले हैं उनका कंपटीशन उनसे, संस्कृत वालों का संस्कृत वालों से है, हिंदी वालों का हिंदी वालों से है, एसएसटी वालों का एसएसटी वालों से है। इसका मतलब कोई भी आपके बीच में टक्कर नहीं है, सीधे आपके विद्यार्थियों से। तो अगर किसी सब्जेक्ट का मान लो हिंदी का अगर सिलेबस ईजी आया है, क्योंकि विद्यार्थी जिन्होंने यूनिवर्सिटी की तैयारी की है उनको ईजी लग रहा है वो सिलेबस, क्योंकि वो बड़ा हुआ है चीजें उनकी। तो अगर जिनको ईजी लग रहा है वो चीजें क्या है, अब जैसे आप साइंस में जिन्होंने पढ़ रखी है तो उनको तो वही ईजी लगेगा साइंस में का सिलेबस, क्योंकि अधिकांश चैप्टर वही है साइंस में, कॉपी पेस्ट किए हुए। तो आपको अगर इजी लग रहा है तो ये आपके कंपटीशन आपके लेवल में है, आपको उनसे विद्यार्थियों से आगे आना है। सिलेक्शन ये नहीं है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, इस पर सिलेक्शन डिपेंड नहीं है। सिलेक्शन डिपेंड है कि आप बाकी विद्यार्थियों से कितना ऊपर कर पाते हो। अगर आप 10 विद्यार्थियों से एक चुनना हो तो उन 10 विद्यार्थियों में आपकी गुणवत्ता होनी चाहिए। अंधों में काना राजा, आपने सुना होगा कहावत। तो आप बाकी अंधे हो तो आप एक काने हो तो भी आप राजा हो, यही कंपटीशन है। मतलब बाकी विद्यार्थियों से आपको वो होना है। आपको ये नहीं है कि आपको पीएचडी करनी है, इसमें इतने करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो विद्यार्थी है 7 वाली तैयारी उनमें से आगे निकलना है, और वही विद्यार्थी ऊपर निकल पाएगा जो मेहनत करेगा, जो अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करेगा। क्योंकि एक अभी कल परसों में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बात नहीं करना चाहूंगा। कल परसों एक विद्यार्थी का कॉमेंट आया कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे लाखों विद्यार्थियों की भीड़ से अबोव आ जा सके। हम ऐसा क्या करें जिससे कि लाखों विद्यार्थी है उनसे हम ऊपर निकल सकें, बाकी विद्यार्थियों से अबोव आ सके। तो ये होती है आपकी तैयारी की रणनीति। और अगर आपकी रणनीति सही है और आप जो पढ़ रहे हैं वो मैटर तो सबके पास लगभग सेम होता है, लेकिन अगर आपकी रणनीति पढ़ने की सही है
और आप जिस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं उसी प्रकार से आप वापस रिट्राइवल कर पा रहे हैं, पुनरुद्धार कर पा रहे हैं एग्जाम में, तो आपके सबसे बड़ी यही है जो आपको बाकी विद्यार्थियों से आगे कर सकती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हर विद्यार्थी को पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप एक किताब 2 विद्यार्थियों को दी तो दोनों में से आप ट्यूशन पूछोगे तो एक विद्यार्थी गलत ज्यादा होगी, एक कम होगी, और जिनकी ज्यादा सही होंगे, जिनकी ज्यादा गलत होंगे वो तो बाहर हो गया, जिनकी ज्यादा सही होंगे वो ऊपर आ गया। ये चीजें हैं, तो रणनीति होती है पढ़ने की मेन चीज। तो देखो मनोविज्ञान में क्या है, मनोविज्ञान में वही चैप्टर है जो आपके रेट में थे। एक आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य। अगर कोई विद्यार्थी जिसे रेट में अगर सीरियस होकर तैयारी कर रहा था पिछली रेट में, इस रेट की नहीं बोल रहा हूं मैं, जो विद्यार्थी पिछली रेट में तैयारी कर रहा था उन्होंने शायद ये चैप्टर पढ़ा होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र एवं कार्य। सबने स्वरूप से मनोविज्ञान की शुरुआत से पढ़ाते हैं, बाकी बाल विकास से कोई शुरू नहीं करता, सीधा मनोविज्ञान के बारे में परिचय आपको देंगे। मनोविज्ञान का पूरा नाम क्या है, कौन से 2 शब्दों से बनकर बनाया है, मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से मनोविज्ञान के भाग है, ये चीजें उनके कौन कौन के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, कौन सा संप्रदाय किसने दिया है, ये चीजें आपके आपने पढ़ रखी होगी। बाकी जो चैप्टर है वो सेम है, इसमें से आपके जो पोर्शन था आरटी, एनसीएफ, मूल्यांकन वगैरह वो आपके हटा दिया गया, वो हटा के आरटी वहां पे जोड़ दिया, एनसीएफ वगैरह आएगा नहीं उसके बाद, बाकी वही सिलेबस है। इसके अलावा आईसीटी, तो आप देखो साइको में बता देता हूँ आपको, साइको अगर पढ़नी है, साइको अगर आपने कोई सेकंड ग्रेड में या पढ़ रहा है या किसी ने रेट में पढ़ी है, पिछली बार अगर आपने पढ़ी है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस किताब का, तो आप वही किताब पढ़ना, वापस नहीं लेना। और जो विद्यार्थी न्यू तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बता दूं, अगर आप साइको में जैसे ओनी पब्लिकेशन की आती है, आपके अशोक पारिक सर की बढ़िया आती है, वंदना जादव मैम की आती है, एक शिवपाल पब्लिकेशन वंदना जोशी मैम की आती है, ये चीजें बहुत बढ़िया किताबें आ रही है, तो ये मार्केट में किताबें उपलब्ध है, इनसे आप पढ़ सकते हैं साइको। अब आईसीटी सूचना प्रौद्योगिकी का आधार दिया गया है, उपकरण, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, ये चीजें आपकी सूचना प्रौद्योगिकी में दी गई, आईसीटी में दी गई। तो देखो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 10 अंक का 5 प्रश्न आने वाले हैं, छोटा सा सिलेबस है 15-20 पेज का, तो आप इनको आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको इन पर चिंता नहीं करनी है, आपको पहले ये करना है, बाद में अगर जब तक मैं खुद इनको पढ़ूंगा तब आपके नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिनके नोट्स मैं बनाऊंगा वही उपलब्ध कराऊंगा। आप बार बार ये कमेंट करके नहीं सर ये नहीं करना कि सर मुझे साइंस का उपलब्ध कराइए, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रणनीति अलग है। मैं जैसे मान लो आपको बता रहा हूँ मैं पुस्तकों से पढ़ रहा हूँ, तो आपको नोट्स बना के मैं अपलोड थोड़ी करवाऊंगा, ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ। मैं जो बना रहा हूँ, जो नोट्स बढ़िया है और जो मैंने बनाए हैं वो आपको अपलोड करवा रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए नोट्स बनाने लग जाऊँ, मेरा ये काम तो है नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। कभी चीजें कुछ चैप्टर होते हैं जो किताबों से भी पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग समय के अनुसार रणनीति बनानी पड़ती है। तो आपके ये हो गया। अब आपके साइंस मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो गणित और विज्ञान में मुझे गणित में तो आपके लिए एक परिमेय और अप्रिमेय संख्या वाला और जो वास्तविक संख्या है और दशमलव प्रसार है, इनके बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, जो आपके अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी ने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो वहां एक टॉपिक चलता है परिमेय ऑपरेशन या नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम आपके वहीं से है, इसके नोट्स तो मैं आपको मिल जाएंगे, मेरे पास भी शायद परिमेय संख्या वाले तो नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बना के तो डाल दूंगा अलग से है। बाकी आपने अगर जिससे आपने पढ़ा है पिछली बार वही आप नोट्स निकाल लेना। अगर आपने किसी से ऑनलाइन कोर्स से अगर पिछली बार किए हैं ये चीजें टॉपिक, बाकी इसमें देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य माध्यिक बहुलक निकालना अब की बार पूछा जाएगा। पिछली बार तो ये माध्य माध्यिक बहुलक नहीं था, ये इनकी परिभाषाएं थी, लेकिन अब इनको किस निकाले जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे। इसके अलावा प्रायिकता आपकी पिछली बार जोड़ दिया गया था, और हाँ एक विभाजन एल्गोरिथम है, द्विघात समीकरण पिछली बार नहीं था, और ये शून्यक वाला है, ये भी आपके 10th क्लास में एक चैप्टर चल रहा है, बहुपद वाला पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर चलता है 9th या 10th क्लास में चलता है, उनमें से ये चैप्टर दिया गया। तो ये भी इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर है और एक आपके माध्य माध्यिक बहुलक दिया गया है, तो ये चैप्टर आपके थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजें वही है जो 10th का सिलेबस है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर 12th की किताबें पढ़ लेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि आपके अवकलन समाकलन वगैरह यहाँ पे नहीं आने वाले, त्रिकोणमिति भी नहीं दी इन्होंने, इतना ईजी सिलेबस बनाया मैथ का, तो जो सिलेबस था उसी को कम कर दिया और वही सिलेबस रखा है, आपकी यूनिट का नाम चेंज किया है और बाकी यूनिट को एक जगह करके गणित का सिलेबस बनाया गया है, कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने। तो आप ज़्यादा घबराने की बात नहीं, गणित में आप आराम से कर लोगे। विज्ञान में तो विज्ञान में भी देखो लगभग चैप्टर वही है जो हमने पिछली बार पढ़े थे। इसमें एक तो आपके उत्तर वाला चैप्टर अलग से जुड़ा गया है, इसके अलावा आपके केपलर के जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है वो आपने अलग से जुड़े हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई अलग से कोई चैप्टर है, ये चैप्टर थे पिछली बार भी सेम थे, ये 2 ही चैप्टर आपके केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, 3 नियम है वो आपको याद करनी है। बाकी आपको एक उत्तक वाला चैप्टर थोड़ा सा दिया गया 9th क्लास या 10th क्लास, ये किताब 9th क्लास की जो कोशिका वाला चैप्टर है उसमें पीछे उत्तक वाला चैप्टर दिया गया है। और अभी इस रेट में भी एनसीईआरटी से पूछ लिए गए थे, जैसे स्क्लेन कायमा वगैरह पूछ लिया गया था, तो उसमें किताब में पीछे दिया गया उत्तक का चैप्टर, वो आप
पढ़ लेना। बाकी इसमें ये सिलेबस आपने जो पढ़ा है वही पढ़ना है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मान लो अगर आप किसी के नोट्स वगैरह से पढ़े हैं आपने, तो आप वापस पढ़ लेना। जिन्होंने आरबीसी बोर्ड की पढ़ी है बुक्स, उनके लिए बता दूं, आपके जो 8 तक जो चैप्टर है उनकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मेरे पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी तो आप प्रिंट निकलवा लेना। तो 36, 7, 8 की तो आपकी एनसीईआरटी आरबीसी मिक्स करके मिलाई गई है, उनमें से आप पढ़ लेना। बाकी आप विज्ञान के लिए आप क्या करो, गणित के लिए मैंने आपको बता दूं, गणित के लिए आपको कोई भी आपके अगर पिछली बार के नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वो पढ़ लेना, नहीं तो आप माथुरिया या अग्रवाल की जो किताब आती है उनमें से आप पढ़ लेना, अच्छे से कवर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात नहीं है। आप 9th 10th की बुक्स में या 7th 8th की बुक्स में आप मस्त बसना गणित के लिए, क्योंकि चीज़ें सेम सी चलती है आगे। अब साइंस के लिए आपको बता दूं कि साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो साइंस के लिए आपको जो चीज़ें ये चैप्टर है वो अगर आपने पहले नोट्स पढ़े हैं या किसी टीचर की क्लास ले रखी है तो उनको साथ पढ़ना है, और आरबीसी बोर्ड की किताबें साथ में पढ़नी है। 9th 10th की आरबीसी बोर्ड है, उनमें लगभग चैप्टर दिए गए हैं। और अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप देखो, अगर कोई भी आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो देखो, आरबीसी बोर्ड की बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आरबीसी 9th और 10th की बोर्ड की 6ठी 7वीं 8वीं की तो मैंने डाल रखी है एनसीईआरटी आरबीसी साथ में। बाकी आप आरबीसी बोर्ड की बुक्स पढ़ लेना, दोनों की बढ़िया अच्छी से लिखी हुई है, उनमें समझ आपको अच्छी बनेगी। उसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी के लिए ये बुक जो है दृष्टि है इसके प्रश्न उत्तर में ऑप्शन 4 में दिया गया है और व्याख्या दी गई है, तो इनको आप देख लेना, जिससे कि आपके मन में ये रहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ रखी है आपने। क्योंकि आरबीसी वो पढ़ोगे सेम चीजें इसमें, तो आप इसकी कवर हो जाएगी आराम से। तो इन दोनों को आप पढ़ लेना, और उसमें वही चैप्टर पढ़ना जो आपके काम के हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई अगर फैक्ट अच्छा लग रहा है आपको तो आप इसको आरबीसी बोर्ड वाली बुक में ऐड कर लेना, जिससे कि आप ऐड करना सीखो, मतलब चीज़ों को समेटना सीखो। ऐसा नहीं आप फैलाओ चीज़ों को, आप एक चैप्टर को 5 बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। 500 को एक बुक में करने की कोशिश करो आप, अधिकांश कोशिश 1 या 2 बुक में करने की रोको, ताकि आपके लिए आगे सावधानी रहे पढ़ने में। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए बुक बता देता हूँ। ये 2 बुक्स है आती है दिशा पब्लिकेशन की, एक तो आप भूगोल की और एक आती है आपके कला और संस्कृति की। 2 पुस्तकें आती हैं, दिशा की पुस्तकें हैं। एक आपकी आती है मूमल की, एक मूमल की भी आती है आपके। तो ये 3 पुस्तकें आती है, लेकिन देखो 3 के मूमल की भी 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट है। इन दोनों में से आप, मेरे पास दोनों है, आप कौन सी लेके आए तो आपके इसमें आपको सजेस्ट करूंगा ये दिशा वाली पुस्तकें। और बाकी इनको मैं आपको फोटो वगैरह तो पेज में किस प्रकार एक्सप्लेन दे रखी है उनके बारे में बता दूंगा बाद में। लेकिन अधिकांश आपको ये ध्यान रखना कि इन दोनों बुक्सों में से आपकी दिशा वाली पुस्तकें अच्छी है, क्योंकि इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने पढ़ी है, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से दे रखी है। आप ऐसा नहीं है कि बाकी आप अगर देखोगे मूमल वाली भी देखोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ऑथेंटिक नहीं है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पेनोरमा से उठाई गई है, हिंदी ग्रंथकालीन पुस्तकों से उठाई गई है। तो जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो बहुत अच्छे से दे रखी है, डाटा बहुत अच्छे से दे रखा है, फैक्ट नई फैक्ट दे रखे हैं, जिससे आपके बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो डाल रखे हैं, तो आप ये ला सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैंने लगभग बता दिया। बाकी आप संस्कृत के लिए पहले हम मिश्रा पब्लिकेशन से आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए KR मैया सर है, राघव प्रकाश सर है, उनके बारे में हम देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए बिशप सोनी सर के अगर नोट्स मिल जाएं या कोई पुस्तक आपको अच्छी सी इंग्लिश की मिले तो आप वहाँ से देख सकते हैं। SST के लिए आप अच्छे कोई टीचर है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।